वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के स्टेटमेंट्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज यानी वो मैथमेटिकल रिलेशंस जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इजी कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहली प्रॉपर्टी से जो है लीनियरिटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यानी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन भी लीनियर होता है। लीनियर होता है यानी अगर हमारे पास हैं दो सिग्नल्स x1t और x2t, हमारे सिग्नल्स कंटिन्यूअस हैं अब, तो x1t और x2t दो कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म x1s और x2s है। अगर हम a1 x1t और प्लस a2 x2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करें तो हमें मिलेगा a1 x1s प्लस a2 x2s, यानी जहां पर a1 और a2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर हमारे पास टाइम डोमेन में दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स आपको पता है, तो उस केस में सिग्नल्स को कंबाइन करने के बाद जो सिग्नल मिलेगा बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का करें तो हमें रिजल्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। यानी x1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर x1s है, x2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर x2s है, तो a1 x1t प्लस a2 x2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा a1 x1s प्लस a2 x2s। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यानी टाइम डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम स्केल करें यानी टाइम स्केल करना यानी टाइम में किसी कांस्टेंट a को मल्टीप्लाई करना। अब ये कांस्टेंट a 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है, तो अगर हम टाइम डोमेन वाले सिग्नल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब हम सिग्नल की टाइम स्केलिंग करते हैं, तो उस केस में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ft का मिला था उसमें 1/a का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और लाप्लास वेरिएबल स्केल हो जाएगा बाय 1/a, यानी FAT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/a fs/a। ये है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी टाइम डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम शिफ्ट करते हैं, टाइम डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम किसी कांस्टेंट a से शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर ut का मल्टीप्लिकेशन हमने सिग्नल को कॉजल बनाने के लिए किया है, तो अगर हम किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को a कांस्टेंट a से शिफ्ट करते हैं, उस केस में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें बिना शिफ्टिंग के मिल रहा था उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा e की पावर -as का, यानी ft-a ut-a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर -as fs। तो ये है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि लाप्लास डोमेन में हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ना है, उसके फेज एंगल पर फर्क पड़ना है। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर हम किसी भी सिग्नल पर लगाते हैं तो वो एम्पलीट्यूड में चेंज लेकर के नहीं आती है। ft-ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर fs है तो ft-a ut-a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e की पावर -as fs। इसी का ड्यूअल होती है अगली प्रॉपर्टी जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को इस केस में हम लाप्लास शिफ्टिंग भी कह सकते हैं क्योंकि शिफ्ट लाप्लास डोमेन में होना है। तो फ्रीक्वेंसी या लाप्लास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी
हमसे कहती है कि अगर हम अपने सिग्नल को लाप्लास डोमेन में शिफ्ट करें, यानी हमारे पास टाइम डोमेन वाला सिग्नल है एफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस। अगर हम इस लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल को शिफ्ट करते हैं बाय सम कांस्टेंट ए, उस केस में हमारे पास जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल है एफ टी, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है e की पावर माइनस ए टी का। एफ एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ टी इंटू ई की पावर माइनस ए टी। तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो ई की पावर माइनस ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ एस प्लस ए। लाप्लास डोमेन में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज हमें ध्यान रखनी होती है, साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे टाइम शिफ्टिंग में अगर यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, तो जिस एक्सपोनेंशियल के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नेगेटिव होगा। वहीं पर फ्रीक्वेंसी या लाप्लास शिफ्टिंग में हम जिस कांस्टेंट के साथ शिफ्ट कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो यहाँ का एक्सपोनेंशियल नेगेटिव साइन के साथ होगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर हम अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शिफ्ट करें टुवर्ड्स ए, पॉजिटिव साइड ए, यानी बनाएं एफ एस माइनस ए, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई की पावर ए टी एफ टी। तो साइन का ध्यान रखना जब हम प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम अपने सर्किट में जो हमारी डिवाइसेस लगी, जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर, इनके बिहेवियर का एनालिसिस करने के लिए हमें टाइम डिफरेंशिएशन और टाइम इंटीग्रेशन, अभी हम आगे देखेंगे, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस, अगर हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम अपने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को डिफरेंशिएट करते हैं तो लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एस का। इनिशियल कंडीशंस को अगर हम कंसीडर ना करें तो, और अगर इनिशियल कंडीशंस को भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमें मिलता है लाप्लास डोमेन में एक ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब डी बाई डी टी ऑफ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। ये एफ ज़ीरो एस्टिमेट करती है आपके सर्किट की इनिशियल कंडीशंस को। इनिशियल कंडीशन यानी आपके सर्किट की कंडीशन 0 प्लस या 0 माइनस पर, मतलब कुल मिला के आपके सर्किट की कंडीशन 0 पर, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर कैसी है, वही आपके सर्किट की इनिशियल कंडीशन कहलाती है। प्रैक्टिकली बात करें तो जब हमने सर्किट को ऑन किया, बिल्कुल उसी टाइम पर हमारे सर्किट कंपोनेंट्स, मतलब रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो हमने लगा रखा है, उनकी कंडीशन क्या है, उनका स्टेट क्या है, वही एनालिसिस हम करते हैं इनिशियल कंडीशंस के माध्यम से। तो अब अगर हम इनिशियल कंडीशन को ध्यान ना दें, इनिशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट कर दें, तो उस केस में डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के अनुसार डी बाई डी टी ऑफ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस एफ एस। अगर हम इनिशियल कंडीशंस को भी साथ लेकर चलें तो डी बाई डी टी ऑफ एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, एस एफ एस माइनस इनिशियल कंडीशन। तो ये है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी है टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की
टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यानी टाइम डोमेन वाले फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं उस केस में लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ता है, यही आंसर करती है टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। और टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस सिग्नल है एफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस, अब अगर इस टाइम डोमेन वाले सिग्नल को हम इंटीग्रेट करते हैं तो लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल में डिवीजन हो जाता है एस का, यानी लाप्लास डोमेन में हमें मिलता है एफ एस अपॉन एस। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी और फ्रॉम जीरो टू टी, कुछ जगह पर आपको मिलेगा जीरो टू टी एफ टी डी टी। जीरो टू टी हम अपने टाइम डोमेन सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल का डिवीजन हो जाएगा एस से। इस प्रॉपर्टी को हम nth पावर तक लेकर जा सकते हैं, यानी कि अगर हम n बार अपने सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, टाइम डोमेन वाले सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, तो लाप्लास डोमेन वाला सिग्नल, हमने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया है वो n टाइम किया है, तो लाप्लास डोमेन वाला सिग्नल s की पावर n से डिवाइड हो जाता है, यानी n टाइम इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी हमें देता है एफ एस अपॉन एस की पावर n। तो ये है टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन जिसे हम कह सकते हैं लाप्लास डिफरेंशिएशन। लाप्लास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यानी इस केस में अब लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अगर हमारे पास टाइम डोमेन में है सिग्नल एफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, इस लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं उस केस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टाइम डोमेन में मिलेगा माइनस ऑफ टी इंटू एफ टी, मतलब टाइम डोमेन वाले सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है माइनस ऑफ टी से, यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो माइनस टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। इस प्रॉपर्टी को भी हम nth पावर तक लेकर के जा सकते हैं, यानी कि अगर हम n बार डिफरेंशिएशन करें अपने लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल का तो टाइम डोमेन वाले सिग्नल में माइनस टी की पावर n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये है लाप्लास डिफरेंशिएशन या फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अगली प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का ड्यूअल है फ्रीक्वेंसी या लाप्लास इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अब हम अपने लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि उस इंटीग्रेशन का क्या असर पड़ता है हमारे टाइम डोमेन वाले सिग्नल में, यानी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर है एफ एस, अब अगर इस सिग्नल को हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम इंटीग्रेट करें तो उस केस में जो टाइम डोमेन में हमारे पास सिग्नल था यानी एफ टी, उसका डिवीजन हो जाएगा टी से, यानी टाइम डोमेन में हमें मिलेगा एफ टी अपॉन टी। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन या लाप्लास इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के अनुसार अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो एफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में है, एफ एस डी एस हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में
मिलेगा। तो ये है लाप्लास इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर टाइम डोमेन वाले सिग्नल को हम रिवर्स कर दें तो एस डोमेन वाले सिग्नल पर क्या असर पड़ेगा, यानी एफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस। अब अगर हम इस एफ टी को बना दें एफ ऑफ माइनस टी तो उस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर क्या असर पड़ना है, यही एक्सप्लेन करती है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम टाइम में अपने सिग्नल को रिवर्स करते हैं तो लाप्लास डोमेन सिग्नल भी रिवर्स हो जाता है, यानी एफ ऑफ माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ माइनस एस। ये है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू थ्योरम या इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी। इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जिस सिग्नल का, जिस सिस्टम का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू यानी t इज इक्वल्स टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या है, और उस इनिशियल वैल्यू को हम सीधे लाप्लास डोमेन में कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, यही एक्सप्लेन करती है इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी। इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमसे कहती है कि अगर एफ टी, हमारे टाइम डोमेन सिग्नल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, अब हम चाहते हैं कि हमें इसकी इनिशियल वैल्यू पता हो, यानी इसकी t इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू पता हो, लेकिन जो डेटा हमें दिया गया है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हमें ft का नहीं पता, हमें दिया गया है fs। तो अब इस fs से हम सीधा ft की इनिशियल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है कि टाइम डोमेन वाले सिग्नल की इनिशियल वैल्यू, यानी ये है एफ टी एट टी इज इक्वल्स टू 0। टाइम डोमेन वाले सिग्नल की इनिशियल वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी। एस वेरिएबल हमारा इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, एस एफ एस, यानी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें दिया गया है उसमें एस का मल्टीप्लिकेशन करके जब हम लिमिट रखेंगे एस टेंड्स टू इंफिनिटी तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वही हमारे टाइम डोमेन सिग्नल की इनिशियल वैल्यू होगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्किट के एनालिसिस में, जब हम सर्किट की इनिशियल वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी सिग्नल की इनिशियल वैल्यू उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को s से मल्टीप्लाई करके लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने के बाद हमें डायरेक्टली मिल जाएगी, हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी। अब इसी का काउंटर पार्ट होती है फाइनल वैल्यू प्रॉपर्टी। फाइनल वैल्यू मतलब आपके सर्किट का स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कहती है कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस और हम इस एफ टी का फाइनल वैल्यू पता लगाना चाहते हैं, एफ टी की फाइनल वैल्यू यानी एफ टी की वैल्यू t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर हम चाहते हैं इस एफ टी की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो वो फाइनल वैल्यू हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें रखना होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एस एफ एस, यानी एस एफ एस में जब हम लिमिट s टेंड्स टू 0 रखेंगे उस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी वही हमारे
टाइम डोमेन सिग्नल की फाइनल वैल्यू होगी, यानी t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ft जो वैल्यू हमें देगा वो वैल्यू होगी। तो इसका भी फायदा यही है कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही डेटा मिल जाता है, इनवर्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है फाइनल वैल्यू प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है कन्वल्यूजन प्रॉपर्टी। अगर हम दो सिग्नल्स का कन्वल्यूजन करें टाइम डोमेन में तो उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स पर क्या असर पड़ेगा। सपोज हमारे पास जो दो सिग्नल्स टाइम डोमेन में है वो है f1t और f2t। f1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है f1s और f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है f2s। अब अगर इन टाइम डोमेन वाले सिग्नल्स को हम करते हैं कन्वॉल्व, तो कन्वल्यूजन प्रॉपर्टी के अनुसार लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वैसे भी एक डोमेन का कन्वल्यूजन दूसरे डोमेन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कन्वल्यूजन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, अगर हम उन दोनों सिग्नल्स का कन्वल्यूजन करें टाइम डोमेन में तो उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी का काउंटर होती है अगली प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं टाइम डोमेन में जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हमें पता हैं, अगर इन दोनों सिग्नल्स को हम टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं तो लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल्स का हो जाता है कन्वल्यूजन और साथ में ये रिजल्ट मल्टीप्लाई होता है विथ 1/2 j, जहां पर j हमारा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटर है। तो f1t इंटू f2t टाइम डोमेन वाले सिग्नल का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लाप्लास डोमेन वाले सिग्नल में कन्वल्यूजन हो जाता है और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लाप्लास पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को, सर्किट एनालिसिस को आसानी से कर सकते हैं।